हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आज आप सभी का। विलियम फॉकनर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज हम कवर करेंगे। टोटल 40 एमसीक्यू रहेंगे एंड एमसीक्यू पार्ट 1 है बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड इस लेसन में हम 40 ही देख रहे हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। विलियम फॉकनर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन राइटर है, साउदर्न अमेरिकन राइटर, 20 सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। अमेरिकन राइटर है, नोबेल प्राइज़ विनर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, नोबेल प्राइज़ विनर है। 1949 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है एंड सिलेबस में ही इसीलिए है ये स्टूडेंट। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। लास्ट जो हमने जॉर्ज ऑरवेल बनाया था और फिर हम अभी वही कंटेंट देख रहे हैं जिनका एक भी लेसन हमने नहीं बनाया, तो विलियम फॉकनर इज़ वन ऑफ दैम। ओके, तो इनकी लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही शॉर्ट में। 1897 इनका बर्थ है एंड 1962 इनका डेथ है। इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं इनको अगर एक शॉर्ट में हम देखें तो नोन फॉर हिज नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ही इज़ नोन फॉर हिज नॉवल राइटिंग एंड शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। अदरवाइज एसेइस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, ओके, प्ले राइट भी हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग किया है। एंड जो इनका बर्थ है यूएस में तो हुआ है, मिसिसिपी में हुआ है। मिसिसिपी जो स्टेट है इनसे कनेक्टेड है, ये उसके लिए जाने जाते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रीजनल नॉवलिस्ट जैसे हमारे लिटरेचर में है, हार्डी है, वेसेक्स जिनका रीज़न पाता है, वेसेक्स प्लेस को यूज़ करते हैं अपने नॉवेल्स में। एंड हमारे इंडियन के जो आर के नारायण है, मालगुडी डेज जो है वो बनाई थी उन्होंने, मालगुडी प्लेस को वो यूज़ करते हैं ना अपने हर उसमें दिखाते हैं। इसी तरह इनका भी एक है प्लेस जो कि ये अपने स्टोरीज़ में मोस्टली इन्होंने रखा है नॉवेल्स में, दैट इज़ योकना पाटफा। ओके, तो वो भी हमको देखने को मिलेगा। और इनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, मैं इसलिए ये पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ, इनको हम पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के लिए। मेन है इनका 2 पुलित्ज़र प्राइज़ विनर है ये एंड नोबेल प्राइज़ विनर है, नेशनल बुक अवार्ड, वर्क इनके वेरी इंपॉर्टेंट है। फुल नेम भी इनका है विलियम कटबर्ट फॉकनर। ओके, इनकी सेंचुरी हो गई 20 सेंचुरी, कंट्री है तो अमेरिका है। एंड कंट्रोवर्सी भी है इनके साथ, किस लिए और जाने जाते हैं तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जाने जाते हैं। नोबेल इनको मिला था फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स इतने तो बातें हो गई, बाकी हम देख ही रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अब, और फिर बीच में हम सारे फैक्ट आपको बताते चलेंगे। तो व्हेन वॉज विलियम फॉकनर बॉर्न, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि है 1897। ओके, 1897, 25th of September, न्यू अल्बनी, मिसिसिपी, यूएसए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एनकरेज फॉकनर टू राइट नॉवेल्स। इनको किसने एनकरेज किया, किससे प्रभावित हुए थे? एस एंडरसन, शेरवुड एंडरसन इनका फुल नेम है, और ये इनके फ्रेंड भी रहे इनको जिन्होंने इनकरेज किया लिखने के लिए। स्टूडेंट्स, व्हेन डिड फॉकनर्स फर्स्ट नॉवल सोल्जर्स पे अपीयर? वर्क से क्वेश्चन है। फर्स्ट नॉवल इनका नेम है सोल्जर्स पे एंड वो पब्लिश कब हुई थी, अपीयर कब हुई थी? इन 1926 में फर्स्ट नॉवल इनकी अपीयर हुई थी। तो नेम प्लीज़ इसका याद रखेंगे हम लोग, सोल्जर्स पे। विलियम फॉकनर्स फुल नेम इज़ विलियम कथबर्ट फॉकनर। ओके, कथबर्ट देखिए CUTHBERT, ये इनका मिडिल नेम है, विलियम कथबर्ट फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट द साउंड एंड फ्यूरी? क्वेश्चन के वर्क से ही बन रहे हैं अभी स्टार्टिंग में ही। द साउंड एंड फ्यूरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, नेम फेम। तो ये किसने लिखा था? विलियम फॉकनर ने लिखा था। द साउंड एंड फ्यूरी पब्लिश्ड इन 1929, ये इनका 4th नॉवल है। साउंड एंड फ्यूरी इनका 4th नॉवल है स्टूडेंट्स, और इसके कई जेनर में ये काउंट किया जाता है। व्हेन डिड फॉकनर रिसीव द नोबेल प्राइज? बिल्कुल ही सरफेस के क्वेश्चन है ये, डीप बिल्कुल अभी नहीं जा रहे हम। वर्क जो बहुत फेमस है साउंड एंड फ्यूरी, नोबेल कब मिला, जन्म कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। फ्रेंड उनकी, इनको किसने एनकरेज किया? शेरवुड ने किया। नोबेल प्राइज़ इनको मिला है 1949 में। 1949 नोबेल प्राइज़ विनर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल लाइट इन ऑगस्ट? इनका वर्क है ये लाइट इन ऑगस्ट, इसके ऑथर कौन है? विलियम फॉकनर। अगेन लाइट इन ऑगस्ट पब्लिश हुआ है 1932। ठीक है, एंड ये बिलोंग करता है, इनका ये जो नॉवल है बिलोंग्स टू साउदर्न गॉथिक एंड मॉडर्निस्ट लिटरेरी जेनर।
ठीक है, साउदर्न गॉथिक, साउदर्न से इनका नाम जुड़ा रहता है, अमेरिकन साउदर्न। विच वन इज़ अ नॉवल बाय फॉकनर अमंग द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा नॉवल है फॉकनर का। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं, तो हमको पता है साउंड एंड फ्यूरी भी हमने लास्ट देखा ही है। बाकी ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे के ओल्ड मैन एंड सी, तो ये द साउंड एंड द फ्यूरी अगेन पब्लिश कब, इसका पब्लिशिंग ईयर मैं बता देती हूँ, 29 है, 1929, फोर्थ नॉवल है, बता ही दिया है, तो इनका वर्क है ये। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनवैनक्विश्ड, अगेन आपको वर्क के नेम पे फोकस करना है, बाकी तो हम इसके पॉइंट देख लेंगे, पब्लिशिंग ईयर एंड ऑथर नेम एंड रिलेटेड फैक्ट। तो इनका जो इसके जो ऑथर है अनवैनक्विश्ड के, दैट इज आंसर डी, विलियम कथबर्ट फॉकनर। ओके, ये जो वर्क है इनका 1938 में पब्लिश हुआ है। ओके, और ये जो इनका वर्क है अनवैनक्विश्ड, अगेन इसकी जो सेटिंग है, जो प्लेस इसमें दिखाया गया है, दैट इज योकना पाटवा। ओके, काउंटी फुल नेम है, जो वो जो एक रीजन, एक इमेजिनेटिव रीजन प्लेस अपने नॉवेल्स में ये यूज़ करते हैं, एक प्लेस कि यहाँ वो घटना घटी कहानी चल रही है, दैट इज योकना पाटवा। ओके, तो इसमें वही है अनवैनक्विश्ड नॉवल में इनकी, जो कि पब्लिश हुआ था 1938 में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉवल बाय विलियम फॉकनर, अगेन साउंड एंड फ्यूरी ही है। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिए हैं, आप सोच रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, बट आए हुए हैं ना, तो इससे आपको समझ में आएगा, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस और बिल्कुल सरफेस के भी रहते हैं, है ना। तो साउंड एंड द फ्यूरी हम तो डीप भी पढ़ेंगे, फैक्ट भी जानेंगे, बट देख लीजिए ये इनका इसका क्वेश्चन कई बार आया, इनमें से कौन सा वर्क विलियम फॉकनर का है। द साउंड एंड द फ्यूरी पब्लिश्ड इन 1929, फोर्थ नॉवल। फॉकनर साउंड एंड फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन, देख लीजिए अगेन कब पब्लिश हुआ इनका ये वर्क, 1929। ओके, बताया ही है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर वॉज पब्लिश्ड इन 1929, देख लीजिए अगेन PGT 11 2011 में भी आया है, 3 में भी आया है, तो ये कौन सा नॉवल है इनका जो 1929 में पब्लिश हुआ है, द साउंड एंड द फ्यूरी। अगेन बाकी ये भी इन्हीं के ही हैं, इसीलिए तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, हमको हर तरह से पता करना है। विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवल, ओके, तो लास्ट नॉवल बता देंगे इनका द रिवर्स, ये द रिवर्स इनका लास्ट नॉवल है, 1962 में ही पब्लिश्ड हुआ था, जब इसी साल इनकी डेथ हुई थी। ओके, और इसी वर्क के लिए स्टूडेंट इन 1963 इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था, सेकंड, और जो फर्स्ट इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था अ फेबल के लिए मिला था। अभी हम इनके अवार्ड्स देखेंगे एक साथ, एक लिस्ट के तौर पे, प्लस हम इनके वर्क्स भी देखेंगे आफ्टर दिस MCQ। ओके, तो यहाँ जो है रिवर्स, जिनका ये लास्ट नॉवल है, लास्ट नॉवल रिवर्स, जो कि 1962 में पब्लिश हुआ था, एंड इन द नेक्स्ट ईयर 1963 इसी के लिए इनको मिला था पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन। ओके, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये, तो पुलित्जर प्राइज़ इनको 2 बार मिला था, तो ये सेकंड वाला पुलित्जर प्राइज़ है, एंड फर्स्ट पुलित्जर प्राइज़ इनको 1955 में मिला था फेबल के लिए। Which work of William Faulkner is also known as A Boy's Ambition, तो इनका कौन सा वर्क है जो कि अ बॉयज़ एम्बिशन से भी जाना जाता है, कह सकते हैं उसका अदर टाइटल भी है, दैट इज़ एब्सलम, एब्सलम। ओके, तो 1936 में पब्लिश हुआ है ये, 1936 पब्लिशिंग ईयर है, इनका वर्क है। तो बॉयज़ एम्बिशन किसका टाइटल है, एब्सलम का है। अगेन लाइट इन एशिया इनका वर्क है, द साउंड एंड फ्यूरी इनका वर्क है, मॉस्किटो। नेक्स्ट इज एब्सलम, एब्सलम इज़ अ वर्क बाय विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर, बिल्कुल ही ऐसे एक वर्क से क्वेश्चन बनते हैं, बस राइटर कौन है, पब्लिश कब हुआ है, ठीक है, और राइटर्स है तो उनका वर्क कौन सा है। विलियम फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1949, कब मिला है नोबेल प्राइज़, 1949 में मिला है। फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ व्हाट, तो इनके जो वर्क्स है डील करते हैं कहाँ की हिस्ट्री को, कहाँ के लीजेंड्स को, अमेरिकन साउथ को, ठीक है, साउदर्न अमेरिकन राइटर भी कहते हैं। वैसे तो हम लोग तो ग्लोबल लेवल पे देख लेंगे, हम इनको अमेरिकन राइटर बोल रहे हैं, और थोड़ा सा और अगर हम इनको जाके देखें इस कंट्री लेवल पे इनके है उसमें, तो साउदर्न अमेरिकन करते हैं इनको, तो ये जो डील करते हैं इनके वर्क्स में थीम्स को अमेरिकन साउथ को। ऐसे क्वेश्चन देखिए इसमें अमेरिकन और फोर्थ डायरेक्शन लिख दी, हमें साउथ को याद रखना है। Which of the following novels was written by W. Faulkner? विलियम फॉकनर में इनकी कौन सी नॉवल है, ऑप्शन इज डी,
देख लीजिए, अब लगातार आया है ये, बिल्कुल। साउंड एंड द फ्यूरी, पब्लिश इन 1929, फोर्थ नॉवल इनका, द साउंड एंड द फ्यूरी। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन? अमेरिका के, यूएस के किस पार्ट को इन्होंने अपने फिक्शंस में लिखा है, उसके बारे में लिखा है। ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगेन अमेरिकन साउदर्न राइटर है, साउथ को लिखा था, अगेन द साउदर्न है, तो साउदर्न पे ही आप टिक करें, आ जाता है। तो द इमेजनरी काउंटी योग्नापाटोफा अक्वर्स इन द नॉवेल्स ऑफ, तो ये इमेजनरी काउंटी है, काउंटी एक प्लेस कह लो, ये जो प्लेस है इमेजनरी है, जिसका नाम है योग्नापाटोफा, अक्वर्स इन द नॉवेल्स ऑफ फॉकनर। विलियम फॉकनर्स अपने नॉवेल्स में इस प्लेस को यूज़ करते हैं। Which novel written by Faulkner is about World War I and its aftermath? तो इनमें से कौन सी नॉवल है जो कि बताती है अबाउट वर्ल्ड वॉर वन के और उसके बाद के बारे में? सो द करेक्ट आंसर इज सोल्जर पे। सोल्जर पे इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें वर्ल्ड वार वन और उसके बाद की बात बताए गए हैं। ये जो इनका वर्क है सोल्जर्स पे स्टूडेंट्स, पब्लिश हुआ है ये 1926 में, ठीक है, 1926 में पब्लिश हुआ है सोल्जर्स पे 26। ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट द रिटर्न ऑफ अ वुंडेड एविएटर, वुंडेड सोल्जर्स होम टू रिटर्न टू their home to a small town in Georgia following the conclusion of World War I। World War I के conclusion के बाद जॉर्जिया आते हैं वो सोल्जर्स। तो ये वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड इनका सोल्जर्स पे 1926 पब्लिश हुआ है। द साउंड एंड फ्यूरी इन्हीं का है, सैंक्चुरी एंड सैल्टोरिस इन्हीं के ही वर्क हैं, अदर 4 ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं। द टाइटल द साउंड एंड फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अब बहुत आ गया साउंड एंड फ्यूरी, तो आप समझ ही रहे होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया था, कहाँ से लिया था? मैकबेथ से लिया था स्टूडेंट, शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, और इस मैकबेथ में कोटेशन है, उस कोटेशन से इन्होंने ये वर्ड उठाया था। हम वो कोटेशंस भी देख लेते हैं। This is the quotation. Life is a tale told by an idiot full of sound and fury. जो sound and fury मिल गया ना हमको, and signifying nothing। तो ये विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ का ये important quotation है। Life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। तो यहाँ से इन्होंने लिया था टाइटल अपने इस नॉवेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द फिल्म बेस्ड ऑन द नॉवल सैंक्चुरी? पहले तो इनकी नॉवल है दैट इज सैंक्चुरी, नेम है उसका सैंक्चुरी, और इस नॉवल पे बेस्ड कौन सी मूवी बनी है? ओके, द नेम ऑफ इनका नॉवल कौन सा है? जो उस मूवी का नाम है द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक। द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक जो है इनकी नॉवल सैंक्चुरी पर बेस्ड है स्टूडेंट्स। और इसके बारे में आपको बता दें 1931 में जो उनका नॉवल है पब्लिश्ड हुआ था। ये जो नॉवल है सैंक्चुरी पब्लिश्ड इन 1931। ओके, और इसमें क्या स्टोरी है? ये एक अबाउट द रेप एंड एब्डक्शन ऑफ अ वेल ब्रेड मिसिसिपियन कॉलेज गर्ल टेम्पल ड्रैक। टेम्पल ड्रैक ही इसमें मेन कैरेक्टर होती है और उनकी स्टोरी रहती है सैंक्चुरी में। तो फिर इस पे जब मूवी बनी इस सैंक्चुरी नॉवल पे, तो उस मूवी का नाम रखा गया द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक। और सैंक्चुरी नॉवल कब पब्लिश्ड हुआ था इनका? 1931 में। तो मूवी बनी है, अडेप्शन हुआ है, तो क्वेश्चन बनेंगे फॉकनर्स रॉट अ फिल्म स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन अ क्राइम नॉयर नॉवल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? स्क्रिप्ट राइटर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इन्होंने एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, ठीक है। तो जबकि वो जो नॉवल पे बेस्ड, जैसे इनकी नॉवल पे बेस्ड मूवी बन गई, तो ये जो नॉवल थी नॉयर, ठीक है, ये लिखा किसने था? ये नॉवल थी नॉयर। इसके राइटर कौन है ये पूछ लिया गया है। पहले तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर है रेमंड। ये जो रेमंड कैंडलर हैं इनकी नॉवल है नॉयर। इस नॉवल के बेस्ड पर मूवी बनी थी, तो उसकी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी। ये भी कह सकते ना, क्योंकि हमेशा अपने ही वर्क के नॉवेल्स को लेकर स्क्रिप्ट लिखेंगे, लेकिन ये अदर्स का है, इसीलिए क्वेश्चन बन रहा है कि रेमंड कैंडलर का जो नॉयर नॉवेल था उसके बेस पे जो मूवी बनी थी उसका स्क्रिप्ट फॉकनर ने लिखा था। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
देखिए स्टूडेंट्स, ये इनके बारे में और भी जैसे पॉइंट्स बनते हैं। अल्कोहलिक थे ये, एंड पर ऐसा कहा जाता था राइटिंग के टाइम पे नहीं ये ड्रिंक करते थे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे ये। इन फॉकनर्स ओपिनियन, इनके ओपिनियन से व्हाट प्लेस प्रोवाइडेड द आइडियल सेटिंग फॉर ऑथर टू राइट, कौन सा प्लेस सबसे आइडियल प्लेस होगा एक ऑथर के लिए लिखने के लिए? दैट इज़ अ होर हाउस। ओके, होर हाउस, होर क्या होते हैं? प्रोस्टिट्यूट्स, फीमेल प्रोस्टिट्यूट होती है, ऐसा इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज फॉकनर्स डिसमिस्ड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। वाई वॉज फॉकनर्स डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी में ये जब इनकी जो जॉब थी, कुछ समय के लिए उन्होंने ये जॉब करी थी, हेड थे पोस्ट ऑफिस में, इनको वहाँ से डिसमिस्ड कर दिया गया था। मीन्स इनको कंपेल किया गया था टू गिव रिजाइन। वाई, क्यों, ऐसा क्यों? फॉर रीडिंग ऑन द जॉब, फॉर रीडिंग ऑन द जॉब, पढ़ते रहते थे उस समय भी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what novel did Faulkner publish with the help of his friend Sherwood Anderson? Sherwood Anderson जिन्होंने इनको रिटन के लिए, लिखने के लिए एनकरेज किया था, इन्होंने इनकी हेल्प से कौन सा अपना नॉवल पब्लिश कराया था? एंडरसन की हेल्प से। सो द करेक्ट आंसर इज सोल्जर्स पे। सोल्जर्स पे इन्होंने इन्हीं की हेल्प से पब्लिश कराया था, शेरवुड एंडरसन की हेल्प से, जो कि इनका जो ये वर्क है सोल्जर्स पे पब्लिश हुआ है 1926 में। हमको वर्क्स के नेम पे फोकस करना है इंपॉर्टेंट। जब हम राइटर्स को ही पढ़ते हैं तो उनका वर्क्स बिल्कुल, कौन कौन से इनके वर्क्स हैं, नेम है उनके, हमें छप जाना चाहिए बिल्कुल माइंड में। ये इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है कि विच वर्क वुड फॉकनर रीड ईच ईयर, लाइक सम पीपल रीड द बाइबल। जैसे सम पीपल रीड द बाइबल लिखा है, एंड हम जो भी लोग होते हैं रामायण और जो भी उनकी हॉली बुक है पढ़ते ही रहते हैं, ईच ईयर, ऑलवेज, एक बार ख़त्म हुआ फिर शुरू कर दिया, लाइक। तो वही क्वेश्चन ये बन रहा है कि फॉकनर इनमें से कौन सा वर्क इस तरह से पढ़ते थे, जैसे कि कुछ लोग हर साल बाइबल पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डॉन क्विजोट। डॉन क्विजोट इज़ द करेक्ट आंसर। डॉन क्विजोट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन है देख लीजिए, लाइक सम पीपल रीड बाइबल, इस तरह फॉकनर इस वर्क को हमेशा हर साल पढ़ते थे। ये पब्लिश हुआ था स्टूडेंट 1605 में। इसके ऑथर थे, स्पेनिश नॉवल है ये, एक स्पेनिश नॉवल है डॉन क्विजोट, 1605 में पब्लिश हुआ था 2 पार्ट्स में। एंड स्पेनिश नॉवल है किसके द्वारा? माइगल डी करवांटिस। माइगल डी करवांटिस का ये नॉवल है, स्पेनिश राइटर है ये भी। तो 1605 मेनली हम कह सकते हैं मोस्ट फेवरेट इनका जो पढ़ते थे हमेशा, ये ध्यान रखें, डॉन क्विजोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the imaginary county in which the majority of Faulkner's novel take place? अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही है। यकना पाटफा, ये जो नेम है इनका, एक इन्होंने इमेजनरी काउंटी, इमेजनरी प्लेस यूज़ किया था मेजोरिटी अपने कई नॉवेल्स में। ठीक है, जो इनकी नॉवेल्स में सेटिंग होती है यकना पाटफा को दिखाया गया काउंटी, इमेजनरी काउंटी है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्लीज़ इसको अच्छे से समझना, याद रख लेना है। वॉट वर्क वॉज द राइटर रिफरिंग टू व्हेन ही स्टेटेड, इवन यहाँ पे ये क्या रिफ़र कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, किसके वर्क के बारे में? इवन बिफोर सिटिंग down in front of the paper and writing the first words I knew which had to be the last। अपने इस वर्क के बारे में ये कह रहे हैं, जब मैं ये लिखने बैठा इस नॉवल को, तो जब मैंने उसका पहला शब्द लिखा मुझे पता था कि मैं इसमें लास्ट वर्ड क्या लिखूंगा। मोस्टली क्या होता है, स्टार्ट कर देते हैं, फिर माइंड में कॉन्सेप्ट आते जाते हैं, तो नॉवेल्स को आगे कहानी बढ़ाते जाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं, कुछ को पूरी स्टोरी पता होती है, लिख देते हैं। तो अपने इस बारे में, अपने इस वर्क के बारे में ये ऐसा कह रहे हैं कि मुझे पता था कि जब मैंने पहला शब्द लिखा कि इस नॉवल का लास्ट शब्द क्या होगा। ओके, तो नॉवल का नाम पूछ रहे हैं हमसे, आंसर इज सी, एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग इंपॉर्टेंट वर्क है। मैं अगेन फिर कहती हूँ कि इनके वर्क्स पे देख लो किसके बारे में क्या कह रहे हैं, फैक्ट तो हमें याद रह जाएगा, फिर वर्क्स ना निकल जाएं। तो देख लेना, एब्सलम भी इनका ही है, लाइट इन हाउस इनका, लाइट इन ऑगस्ट इनका है, एज आई ले डाइंग का आंसर है ये, एंड द अनवैनक्विश्ड भी इनका है। एज आई ले डाइंग की बात कर लेते हैं, पब्लिश्ड हुआ है 1930। ओके, साउदर्न गॉथिक नॉवल है, 5th नॉवल है इनका, 5th। द साउंड एंड फ्यूरी के बाद आया था ये। ओके, एज आई ले डाइंग, टोटल इनके 19th नॉवल है स्टूडेंट, उनके नाम हम भी देखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Absalom, Quentin says I don't hate it, what does
डजंट ही हेट, क्या नहीं वो हेट कर रहे हैं। पहले तो हम ये देख लें, बहुत ही कोटेशन है ये, फेमस कोटेशन है। एब्सलम एब्सलम इनके वर्क में है। क्विंटिन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखो कैरेक्टर का नाम याद रख लो, यहाँ कोटेशंस देख लो और वर्क देख लो, विलियम फॉकनर की है। तो आई डोंट हेट इट, किससे हेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है द साउथ। ये साउदर्न है, साउथ अमेरिकन साउदर्न के बारे में कितना लिखा है, तो साउथ को ही हेट नहीं करते हैं ये। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड फॉकनर गिव टू राइटर इंटरेस्टेड इन नरेटिव टेक्निक। तो ये उन राइटर्स को क्या एडवाइस, उन राइटर्स को क्या एडवाइस देते हैं जो इंटरेस्टेड हैं नरेटिव टेक्निक को लिखने में। तो ये उनको कहते हैं टू बिकम अ सर्जन और अ ब्रिक लेयर। इससे अच्छा तो सर्जन या ब्रिक लेयर बन जाओ, ठीक है। इन व्हाट ईयर डिड फॉकनर विन द नेशनल बुक अवार्ड फॉर हिज कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरी। आ गया अवार्ड से क्वेश्चन। नोबेल प्राइज़ बता ही चुके हैं, 1949 में मिला था इनको। और इनको नेशनल बुक अवार्ड इनको मिला था फॉर हिज कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। कब मिला था? 1951। ऑप्शन डी 1951 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड बाकी भी इनके अवार्ड्स हम लिस्ट अभी ही देख लेते हैं। This is the list of his important work. First is Nobel Prize 1949, Pulitzer Prize 2 times मिला है, 1963 में एंड 1955 में मिला है। तो 1963 में इनको द रिवर्स के लिए मिला है, 1955 में अ फेबल के लिए मिला है। नेशनल बुक अवार्ड जो इनके मिले हैं इनको फिक्शन के लिए। सो फर्स्ट वन इज़ 1951 में जो इनको मिला है, अभी हमारे जो क्वेश्चंस में कलेक्टेड स्टोरी के लिए मिला है। एंड अगेन फेबल के लिए इनको नेशनल बुक अवार्ड 1955 में मिला है। तो हमको याद रखना है 1955 में इनको फेबल के लिए 2 अवार्ड मिले थे। ओके, कौन कौन से? पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन एंड नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, 1962 में इनको ये अवार्ड मिला है। दिस इज द मेन पुलित्जर प्राइज। कितने सारे, इसीलिए तो सिलेबस में है। क्यों होते हैं सिलेबस में राइटर? कितने ही अच्छे राइटर्स हो गए, लेकिन जिनको अवार्ड्स मिल गए, अगर इंडियन में देख लें तो पद्म भूषण पद्म विभूषण वाले हमारे मोस्टली होते हैं। अकेडमी अवार्ड जिन्होंने जीता होता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो ये हमारे सिलेबस में होते हैं। इन द सेम वे नोबेल लॉरिएट मिलेंगे हमको लिटरेचर में, पुलित्जर प्राइज़ विनर वो हो जाएंगे हमारे सिलेबस में, इसीलिए इनको रख लिया जाता है अवार्ड के दृष्टि से, और सक्सेस जिनको जितना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टेल हिम दैट एट माई एज, देखिए ये बोला है इन्होंने, क्या बोला है? टेल हिम दैट एट माई एज वन इज़ टू ओल्ड टू ट्रैवल सो फार ओनली टू डाइन विद अ स्ट्रेंजर। तो इन्होंने, दिस वॉज फॉकनर्स रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम विच प्रेसिडेंट टू डाइन एट द वाइट हाउस। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है ये, कि इनको आंसर इसका है जॉन एफ कैनेडी। पहले तो आप ये देख लें। अब इन्होंने क्या किया था, फॉकनर ने, जॉन एफ कैनेडी ने, जो भी नोबेल प्राइज़ विनर थे, नोबेल लॉरिएट थे, उनको 1962 की बात है, इन्होंने इनवाइट किया एज अ, जो प्रेसिडेंट थे, वाइट हाउस में इनवाइट किया डिनर के लिए, ठीक है। तो ये वहाँ नहीं थे दैट टाइम, इनको अगर ट्रैवल करना पड़ता तो इन्होंने ये कोटेशंस बोली थी कि टेल हिम दैट एट माई एज वन इज़ टू ओल्ड टू ट्रैवल। कोई इस एज में बहुत मैं टू ओल्ड हूँ जो ट्रैवल कर सकूँ, और किस लिए? सिर्फ डाइन करने के लिए, डिनर के लिए एक स्ट्रेंजर के साथ, ऐसा। तो बनता है ये क्वेश्चन कि फॉकनर ने रिफ्यूज़ कर दिया था इनविटेशन। किसका इनविटेशन रिफ्यूज़ कर दिया था? जॉन एफ कैनेडी, दैट टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो था, और इन्होंने दिया था नोबेल प्राइज़ लॉरिएट के लिए पार्टी 1962 का टाइम है ये। बनता है क्वेश्चन बायोग्राफी से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्पेशल मीनिंग फॉर टेम्पल ट्रैक। टेम्पल ट्रैक जो इनका वर्ड है, वर्क है, ये जो है कैरेक्टर कहाँ मिली थी हमको? सेंचुरी में मिली थी। जो उनका वर्क है सेंचुरी, उसमें ये थी टेम्पल ट्रैक। ओके, रेप की स्टोरी है। तो सेंचुरी 1931 में पब्लिश हुआ था। इसका मीनिंग क्या है टेम्पल ट्रैक का? इसका आंसर है सी, अ कॉर्न कॉब। इसका आंसर है सी, अ कॉर्न कॉब। और इसी जो इनका ये वर्क है सेंचुरी के लिए मूवी बनी थी कब? द स्टोरी ऑफ टेम्पल ट्रैक, वो उनकी 1933 में, तो उसके 2 साल बाद। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉकनर टू राइट हिज नॉवल एज आई ले डाइंग। कितना समय लिया था इन्होंने अपनी ये नॉवल लिखने के लिए, एज आई ले डाइंग? इसका करेक्ट आंसर है सी, 6 वीक ओनली। ओके, एज आई ले डाइंग जो इनका वर्क है, इसको लिखने का टाइमिंग कितना था? ओनली 6 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम इनका।
जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इनके बन रहे थे कि जॉन एफ कैनेडी का डिनर को रिफ्यूज़ कर दिया था, है ना। तो वैसे ही एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि इन्होंने बोला, किसके बारे में बोला था, कि इन्होंने उसके वर्क को नहीं पढ़ा। जब इनसे पूछा गया, व्हेन आस्क्ड इफ ही हैड रीड दिस राइटर वर्क, फॉकनर आंसर्ड, आई हैव नेवर रीड हिम, नॉर डिड शेक्सपियर रीड हिम, आई डाउट दैट मेलविल हैज रीड हिम, एंड आई एम श्योर दैट मोबी डिक डिडंट। व्हाट राइटर इज रेफरिंग टू? ये सिगमंड फ्राइड की बात कर रहे हैं कि मैंने ना उनको पढ़ा है, शेक्सपियर ने भी नहीं पढ़ा होगा, मुझे डाउट है कि मेलविल ने पढ़ा कि नहीं, ऐसा बोलते हैं ये सिगमंड फ्राइड के वर्क के बारे में। शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन इनका हम देख लेंगे। द शॉर्ट स्टोरी ड्राई सेप्टेम्बर कंसर्न, क्या कंसर्न करती है इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है ये, तो है ये इसके बारे में, द लिंचिंग ऑफ अ ब्लैक मैन फॉर एन अटैक ऑन अ वाइट वुमेन। ठीक है, लिंचिंग ऑफ अ ब्लैक मैन का लिंचिंग फॉर एन अटैक ऑन अ वाइट वुमेन, तो ये हो जाएगा इनका ड्राई सेप्टेम्बर, जिनकी शॉर्ट स्टोरी है 1931 में पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स, 1931 में पब्लिशिंग ईयर है ड्राई सेप्टेम्बर, शॉर्ट स्टोरी बाय विलियम फॉकनर। The principal figure of the Hamlet and of the whole Snops trilogy is what? देखिए, ट्रिलॉजी का नाम आया है, यानी कि 3 नॉवल को एक साथ बाइंड करके पब्लिश करा देना, एक उसमें होना, ग्रुप में होना, वो 3 नॉवल ट्रिलॉजी के वे में उनको पब्लिश कराते हैं। तो उसमें पूछ रहे हैं द प्रिंसिपल फिगर ऑफ द हैमलेट, हैमलेट उसमें से एक नॉवल है, एंड ऑफ द होल स्नॉप्स, तो उसमें प्रिंसिपल फिगर कौन है, उसमें मेन फिगर कैरेक्टर फ्लेम है, फ्लेम है। ट्रिलॉजी का जो इनका ये वर्क है, स्नॉप्स ट्रिलॉजी इसका नाम है, स्नॉप्स ट्रिलॉजी सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स है बाय विलियम फॉकनर। 3 नॉवेल्स नेम इज द हैमलेट नंबर 1, द नंबर 2 द टाउन, एंड नंबर 3 द मैंशन। हैमलेट, द टाउन एंड द मैंशन, ठीक है, ये इनकी ट्रिलॉजी है, और इन्होंने ये ट्रिलॉजी लिखना शुरू किया था 1940 से, और ये कंप्लीट हुआ था इनका 1959 में। ओके, तो ट्रिलॉजी ये भी आ जाएगा। स्नॉप्स ट्रिलॉजी किसने लिखी है? स्नॉप्स ट्रिलॉजी, जिसका मेन फिगर फ्लेम है विलियम फॉकनर ने। और ट्रिलॉजी में अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, इस ट्रिलॉजी में इनके कौन सा नॉवल नहीं है, तो तीनों नाम लिख देंगे, एक अलग लिख देंगे, हैमलेट, द टाउन, द मैंशन के अलावा एक और तो वो नहीं पाएगा, 3 मेन पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। What advice did Faulkner give to those people who read his novels 2 or 3 times and still were not able to understand them? ये एडवाइस क्या देते हैं उन लोगों को जिन्होंने इनकी नॉवेल्स को 2 या 3 बार पढ़ा और फिर भी समझ नहीं आ रही इनको नॉवेल्स, तो उनको ये क्या एडवाइस देते हैं? ये आंसर इसका बी है, टू रीड देम 4 टाइम्स। तो इस तरह से है, ये कंट्रोवर्शियल पर्सन रहे हैं, अमेरिकन इम्पोर्टेंट राइटर विलियम कथवर्ट फॉकनर, नोबेल प्राइज़ विनर 1949, लाइफ स्पान इज 1897 एंड डेथ इज़ 1962। हो गए इनके हमारे अबाउट 40 MCQ। आज एसेइस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं, पोइट हैं, स्पेशली जाने जाते हैं नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के लिए। इनके नॉवेल्स को हम एक साथ और देख लेते हैं, कुछ पोइट्री वर्क एंड नॉवेल्स को। आज के हो गए इनके क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। चलिए नॉवेल्स और देख लें इनकी। ये इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स सारे, सोल्जर्स पे जो कि इनका फर्स्ट नॉवल है, 1926 पब्लिशिंग ईयर है, एंड लास्ट इज़ द रिवर्स 1962, इसके लिए इनको पुलित्ज़र मिला था 1963 में। एंड ये देखिए फेबल के लिए इनको पुलित्ज़र भी मिला है और नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है, कलेक्टेड स्टोरी के लिए नेशनल बुक अवार्ड मिला था। बाकी इनके 19 नॉवल हैं, देख लीजिए, सोल्जर्स पे, मॉस्किटो, सार्टोरिस, द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाउन, सेंचुरी, लाइट इन एशिया, एब्सलम, द अनवेंक्विश्ड, द वाइल्ड पाम, इफ I forget thee, Jerusalem, the Hamlet, Intruder in the Dust, and Requiem for a Nun, A Fable, The Town, The Mansion, The Rivers, जिसमें से स्टूडेंट्स द हेमलेट, द टाउन एंड द मैंशंस तीनों मिला के एक ट्रिलॉजी में काउंट की जाती हैं। इंपॉर्टेंट है ये ट्रिलॉजी, जिसको कहते हैं स्नॉप्स ट्रिलॉजी। स्नॉप्स ट्रिलॉजी में कौन सी 3 नॉवल हैं? द हैमलेट, द टाउन एंड द मैंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे विलियम फॉकनर्स के। अभी इनके और भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी एक लेसन तैयार करेंगे हम लोग। आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स। हाँ, पोइट्री भी तो देख लें। विज़न इन स्प्रिंग 1921 में आया है इनका, ये ही है, तो इसलिए हमें लगता है इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कम है। विज़न इन स्प्रिंग, द मार्बल फॉन एंड अ ग्रीन बो,
एंड हेलन अ कोर्टशिप एंड मिसिसिपी पोएम्स। इनके साथ ये नाम जोड़ा जाता है, मिसिसिपी कनेक्टेड है इनके साथ नाम, क्योंकि इनका जन्म यही हुआ है न्यू अल्बानी मिसिसिपी यूएस में 1897 में। साउदर्न अमेरिकन राइटर हैं 20th सेंचुरी के, ठीक है। वर्क उनका फुल नेम सेंचुरी कंट्री अमेरिका। हो गए पॉइंट, हो गए उनके पूरे। एंड जो भी है न्यू स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।